Hi everyone. So welcome to the very last lecture of Environment and Ecology. ठीक है, लेक्चर 19. ठीक है, ये हमारा Environment and Ecology का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, लास्ट लेक्चर है. ठीक है, सो इसमें हम अपना जो भी बचा है आज के लेक्चर में पूरा स्ट्रेच करके क्लोज करेंगे. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट उठाना है उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना पोस्ट डाल दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है. द ऑप्शंस आर आर्ट एंड कल्चर, जो मेरे को लग रहा है बिकॉज वी आर प्राइमरी फोकसिंग ऑन GS1. तो आर्ट एंड कल्चर हो सकता है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, या हो सकता है तुम्हारा जियोग्राफी. ठीक है, ये तीन प्राइमरी है, बट इसके अलावा अगर किसी और को कोई सब्जेक्ट पिक करना है या पिक करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो बता दो, क्योंकि उसमें चौथा ऑप्शन एनी अदर सब्जेक्ट का भी है. ठीक है, तो उसमें कमेंट कर देना कि कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है. ठीक है, बता देना. अदरवाइज़ अभी जितने मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम पे, पोल के हिसाब से तो अभी मेजॉरिटी जो हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई हमें आर्ट एंड कल्चर चाहिए. ठीक है, तो अगर किसी का कोई और ओपिनियन है तो उसको एड्रेस करेंगे. अदरवाइज विल स्टार्ट विद आर्ट्स एंड कल्चर ओनली, बिकॉज उसी पे ही सबसे ज़्यादा वोटर है. ठीक है, सो बहरहाल वो तो परसों से आपका पहला लेक्चर आ जाएगा. शाम तक अगर कंफर्म हो जाता है तो मैं कल बना के कल से स्टार्ट कर दूंगा उस सब्जेक्ट की सीरीज़. ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर है GS3 के अंदर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, तो दिस इज लेक्चर 19. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे इट्स प्रॉपरली UNCCD COP 14 जो इंडिया में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन. देन COP 15, ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका पे हुआ था. ठीक है, 2019 का ये, और ये आई थिंक 2022 का है. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, यूथ कोऑपरेशन. ये सारा आपका जो डेजर्टिफिकेशन है, लैंड से रिलेटेड जितने भी आपके कंबाइंड होके अलग अलग कंट्रीज़ के इनिशिएटिव्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके बाद विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पे आपके तीन प्राइमरी कन्वेंशन है, बेजल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम. ठीक है, इनके बारे में क्या इनका बेसिक डिफरेंस है बेसिकली वो हम प्रॉपर पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर ही आपका बायोमेडिकल वेस्ट और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट वगैरह जो आए थे उसमें क्या क्या चेंजेस थे उसको हम डिस्कस करेंगे. देन डिफरेंट टाइप के वेस्ट हैं. बेसिकली आपका न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, आपका प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, ठीक है ना, म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है. तो ये सारे आपके टाइप ऑफ वेस्ट के बेसिस पे आपके अलग अलग हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या प्रिंसिपल हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ई वेस्ट आपका एक टाइप का वेस्ट ही है, इट्स अ टाइप ऑफ अ वेस्ट. तो ई वेस्ट के रिगार्डिंग क्या मैनेजमेंट रूल्स हैं, कैसे क्या उसको केटर करना है चीज़ों को, ई वेस्ट को, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं हमारे. ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से लेकर. ठीक है, तो इसमें हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कैंपा, एंड देन द लास्ट टॉपिक वुड बी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब ट्रिब्यूनल क्या है, आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन कौन उसका वो होता है ऑर्गन, मतलब मेंबर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया या हाई कोर्ट का जज हो गया. ठीक है ना, इसके अलावा इसकी बेंचेस कौन कौन सी है, सेंट्रल बेंच, ईस्ट बेंच, वेस्ट बेंच और साउथ बेंच. ठीक है, पाँच या 4 बेंच है, वो अभी आगे हम देख लेंगे. ठीक है, उसके बेसिस पे, और ये किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है ट्रिब्यूनल, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो UNCCD आपका बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन ये है कि कोई भी अगर फर्टाइल लैंड है, ठीक है, या कोई प्रॉपरली फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी है, तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये सारी जो भी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है या इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे बर्बाद होके उस पॉइंट पे पहुंच रहा है जहाँ पे वो सिर्फ एक डेजर्ट की तरह बन के रह गया, सारा इकोसिस्टम लॉस हो गया, सारे जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ थी उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया. ठीक है, जो हाई प्रोडक्टिव स्पीशीज़ थे, जैसे पेड़ पत्ते पौधे हो गए, जैसे फ्रूट मिलता होगा आपको अगर फॉरेस्ट है तो, वेजिटेबल्स हो गया. ठीक है, क्रूशियल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन अगर हो गया है तो भाई ये सारी चीज़ें भी आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ही कि भाई भले किसी भी रीज़न से हो, अगर वो पोचिंग है या कोई स्मगलिंग है या किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल फायर लग रही है बार बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इवेंचुअली उसको डिजर्ट होने से पहले ही हमें रोकना है, एंड वी हैव टू मेंटेन दैट इकोसिस्टम. ठीक है, तो इसको केटर करता है, इस आस को केटर करता है आपका UNCCD. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1994 में, ठीक है। अब इसका सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंट है COP14, वाई? बिकॉज इट हैपेंड इन दिल्ली, ठीक है। तो ये COP14 फॉर UNCCD आपका हुआ था दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अडॉप्टेड डिसीजन इंक्लूडिंग द गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट द 4 थीमेटिक पॉलिसी फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ था, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आपके? एड्रेसिंग ड्रॉट्स, जेंडर, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, ठीक है, DLDD। तो बेसिकली इन 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के लिए आपका ये COP14 का जो मेन एम था वो ये था, ठीक है, कि ड्रॉट, सूखा, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है, जो हमारे डेजर्ट एरियाज़ या जो भी बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, तो वहाँ पे जो डस्ट स्टॉर्म्स और सैंड स्टॉर्म्स आते हैं उसको केटर करने के लिए, जैसे दुबई हो गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट ले लो, वहाँ पे आपके डस्ट स्टॉर्म्स और सैंड स्टॉर्म्स होते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। तो उसको केटर करने के लिए, एंड डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट को फाइट करने के लिए आपका DLDD, ठीक है। तो इन सबको, इन 4 बेसिकली थीमेटिक पॉलिसीज़, मतलब जो ये 4 टॉपिक्स हैं, इन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए आपका COP14 हुआ था, मेन जो उसका एम था, ठीक है। COP14 का थीम क्या है? रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर, ठीक है। अब इसके अंदर सीन क्या है कि देर आर सर्टेन गोल्स जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर मतलब हमने अचीव करने के लिए कहा गया था, ठीक है, जो हम अचीव कर सकते हैं या जो हमने करे। तो उसका फंडा ही क्या है कि जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। ये सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़ एक पॉइंट है। तो इन सबको क्लब करके आपका दिल्ली डिक्लेरेशन है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद जो COP15 हुआ था, COP15 आपका ग्लोबल लैंड आउटलुक के बेसिस पे डिफाइन हुआ था, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। और ये हुआ था 2022 में, ठीक है, COP15। GLO बेसिकली आपका ग्लोबल लैंड आउटलुक एक UNCCD की पब्लिकेशन है, विच अंडरस्कोर्स द लैंड सिस्टम चैलेंजेस, कि भाई किस देश के अंदर कौन कौन से लैंड सिस्टम चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका ग्लोबल लैंड आउटलुक में नंबर मिलते हैं उस कंट्री को, ठीक है। और ये पब्लिश कौन करता है? UNCCD, ठीक है। अब थीम कह लो या एजेंडा कह लो, एक ही बात है। तो COP14 के अंदर जो हमारा थीम था दैट वाज रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। COP15 के अंदर इट बिकेम, एजेंडा ऑफ COP15 वाज ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन एंड रिलेटेड इनेबलर्स, ठीक है। तो बेसिकली सूखा और ज़मीन पे अगर कोई भी नॉन फर्टाइल लैंड बन गई है या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि भाई वहाँ पे पानी नहीं पड़ रहा, डिजर्टिफिकेशन हो गया, बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो उन सबको रिस्टोर करने के लिए जो भी डिस्कशंस होने, एग्रीमेंट होने या जो टास्क फोर्स बननी है, उन सबको डिस्कस करने का आपका कॉमन प्लेटफॉर्म था COP15 फॉर UNCCD, ठीक है ना। थीम क्या है? थीम ये है लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो बेसिकली लैंड लाइफ और लेगेसी, स्केर्सिटी मतलब भाई लाइफ बहुत कम बची है, लैंड ज़मीन जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पीपल है उनके पास ज़मीन कब बची है, तो वहाँ से वी हैव टू टर्न अराउंड थिंग्स और उसको हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपका थीम हो गया, ओके। नाउ हमने कंटेंट के अंदर डिस्कस करा था कि आपके कुछ लैंड से रिलेटेड अलग अलग कन्वेंशंस और इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसके अंदर पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव था, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं एक बारी। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या है आपका? लिख लो इसमें, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ साउथ कोरिया टू यूज़ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एज पीस बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। एम इज़ टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन in conflict-torn border areas, and would go a long way in reducing tension and reducing tensions between communities, and eventually will help in building trust, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, द पार्टीज एग्रीड फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 विच इज़ वन ऑफ द SDG। SDG आपका होता है सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। तो ये जितने भी सिग्नेटरीज थी इस चीज़ के लिए, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स के लिए, उन्होंने पार्टीज ने एग्रीड करा फॉर द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है, कि भाई एटलीस्ट हम रोकेंगे ना, हम एफोरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं ना हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ। जितना हमारा लैंड एरिया है जो कि अभी डेजर्टिफाइड हो चुका है, हम उसी अमाउंट पर रोकने का पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो डेजर्टेड है, तो वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पे ही रुकना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम 31,000 स्क्वायर किलोमीटर और 29,000 स्क्वायर किलोमीटर। इनिशियल एम ये है कि भाई जितना हो चुका है उसी पर रोको, उसके बाद इसको जो रिस्टोरेशन है उसका हम प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ठीक है। दूसरा है आपका सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लिखो इट इज़ एन इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, फुल स्टॉप. It emphasized on developing the maps where the land is vastly diversified, ठीक है, not diversified, desertified, ठीक है। तो ये आपका सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के अंदर पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, गोल इस लिख लो, यहाँ डेजर्टिफाइड हो गया। गोल इज़ टू इम्प्रूव मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स, ठीक है। देखो स्टॉर्म का अगर आप मानो ना, तो एक तो डेजर्ट वाले स्टॉर्म है, एक आपका जो आइस स्टॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ ही आपका जो हैबिटेट है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ को केटर करने के लिए आप सैंड मतलब स्टॉर्म वैसे मान लो, बट इसके अंदर हम सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो गोल ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म गोल इज़ टू इम्प्रूव मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द राइजिंग स्टॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो COP, Conference of Parties, identified that 77% of the UNCCD countries are affected by sandstorm, ठीक है। तो ये फैक्ट लिख लेना, 77% ऑफ UNCCD members are facing desertification issue, ठीक है ना, ठीक है। सो COP आइडेंटिफाइड द 77% ऑफ UNCCD कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय सैंडस्टॉर्म, ठीक है। ये आपका इसके अंदर आ गया। तो फर्स्ट वाज आपका पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, सेकंड वाज योर सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। ये बुक के अंदर एक रेफरेंस बुक में आप पढ़ लोगे ना इससे, शंकर से, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर शंकर में नहीं मिलता है तो सिंपली सर्च सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स UNCCD UPSC ऑन गूगल, ठीक है, ऐसे सर्च कर लो तो और ज़्यादा डिटेल्स में मिल जाएंगी। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म UNCCD, ठीक है, ऐसे करके लिख लोगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हो। पॉइंट है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, कमिंग बैक, सो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म इतना ही था। नाउ द नेक्स्ट इज यूथ कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें लिखो ग्लोबल लीडर्स अर्ज्ड फॉर द कोऑपरेशन फ्रॉम यूथ ऑन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड कवरेज बाय ग्रीन वेजिटेशन, ठीक है। भाई ग्लोबल लीडर्स ने बोला यूथ को कि भाई आप डेजर्टिफिकेशन का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए आप लोग ग्रीन वेजिटेशन स्टार्ट करो, पेड़ पत्ते सब्जियां उगाना और स्टार्ट करो, सो दैट इवेंचुअली वन वे और दी अनदर जो आपका डेजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होके अंडू होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इट अर्ज्ड फॉर मोर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस टू कम फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ NGOs टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। इट अर्ज मोर यूथ ऑर्गेनाइजेशन टू कम फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ NGOs टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है। इंडिया कॉल्ड फॉर ग्लोबल वाटर एक्शन एजेंडा विच इज़ सेंट्रल फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड ऑल्सो अर्ज फॉर इरेडिकेटिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक विच इज़ हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो जो इंडिया की साइड से कंसर्न था वो ये था कि भाई एक तो ग्लोबल वाटर एक्शन एजेंडा, ठीक है, और दूसरा है आपका सिंगल प्लास्टिक, है ना। तो इंडिया ने ये कंसर्न रखा कि भाई आप इन दोनों को हटाने के लिए एम करो सो दैट न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव एंड इवेंचुअली वी विल बी एबल टू हेल्प इन अ मोर बेटर वे अंडर UNCCD, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पूरा UNCCD और उसके जो तीन वो थे, पीस फॉरेस्ट, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एंड यूथ कोऑपरेशन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है।
तो हज़ार्डस वेस्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वेंशंस आपकी ये हैं, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम। बेसल आपकी 1989, रॉटरडैम 1998 और स्टॉकहोम 2001 में, ठीक है। ये सारी तब हुई थी। वहाँ से जो भी एजेंडा प्रिंसिपल निकल के आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेस्ट मैनेजमेंट का क्या फंडा है? दीज आर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स विच शेयर द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम हजार्डस केमिकल्स एंड वेस्ट, ठीक है। तो ग्लोबली जो भी वेस्ट जनरेट होता है बाय द पीपल, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो कॉमन लोग जो अपना वेस्ट जनरेट करते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट कह लो, ठीक है। तो ऐसा किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं होना चाहिए जो वन वे और दी अनदर आपके जो इंसान हैं उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 कन्वेंशन है आपके, बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, ठीक है। तो हम बेसल के बारे में पढ़ते हैं। बेसल कन्वेंशन क्या है आपका? कन्वेंशन इज ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट्स and their disposal was created to protect people and the environment from the negative effect of inappropriate management of hazardous waste worldwide, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांस बाउंड्री के अंदर जो आपकी कोई भी हजार्डस वेस्ट है वो उसका मूवमेंट पूरी तरह रुकना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट इम्पैक्ट एवरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऑल्सो एनवायरनमेंट पे जो उसका इम्पैक्ट है उसको भी कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसल कन्वेंशन का पार्ट है, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड कन्वेंशन है आपका रॉटरडैम। रॉटरडैम किस बेसिस पे काम करता है? रॉटरडैम इट इज़ अ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, PSC, ठीक है। इट इज़ अ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड which provides parties with first line of defense against the hazardous chemicals, ठीक है। तो मोटा मोटी बात ये है कि कुछ सर्टेन प्रोसीजर है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जिसके बेसिस पे जो आपके मेन जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से प्रोटेक्शन हो सकती है टू सो दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट और द ह्यूमन बींग्स, वो आपका PSCs के थ्रू रॉटरडैम कन्वेंशन में मेंशन है, ठीक है। So it is a prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. It provides parties with first line of defense against hazardous chemicals, ठीक है। तो ट्रेड तो हो ही रहा है hazardous chemicals and pesticides का इंटरनेशनल मार्केट में, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होनी चाहिए इन केस एनीवन गेट्स अफेक्टेड और एनवायरनमेंट गेट्स अफेक्टेड, तो उस पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है वो आपका रॉटरडैम कन्वेंशन में मेंशन्ड है, ठीक है। नो स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ पे काम करता है? इट इज़ ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP। इट इज़ ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP, ठीक है। POP इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम हाईली डेंजरस लॉन्ग लास्टिंग chemicals by restricting and ultimately delimiting their production, ट्रेड, यूज़, रिलीज एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये करना है कि जो लेटेस्ट कोई भी कन्वेंशन हुई है, जैसे बेसल की हुई है, रॉटरडैम की हुई है, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या किस एम के साथ वो कन्वेंशन रखी गई थी, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, उसको एक बार अपने नोट्स में फ्रॉम करंट अफेयर्स ले लेना, बस इतना करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। कितने टाइप के वेस्ट हैं आपके? 5 टाइप के, न्यूक्लियर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको ई वेस्ट भी कहा जाता है, एंड योर प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या सीन है? सॉलिड वेस्ट जनरेट्स फ्रॉम हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है। म्यूनिसिपल का हम होता है ना, जैसे गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो MCG म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, वो पूरा आपका वेस्ट मैनेजमेंट देती है। एक कचरे वाली गाड़ी आती है सुबह और वो आप घर के बाहर जितना भी रखा कचरा होगा वो सारा उठाएगी और फिर उसको वेस्ट मैनेजमेंट और उसको प्रोसेस करने के लिए सिटी के बाहर कोई एक डंप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे इसका पूरा ट्रीटमेंट या उस वेस्ट को ट्रीट करा जाता है कि भाई कुछ यूज़फुल बना सकते हैं इससे तो ठीक, वरना फिर वो स्क्रैप में जाता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेसिक फंडा इतना है, ठीक है। अब म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको बाइफिकेट करा गया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल
उसमें वेस्ट में, ठीक है ना। सो वेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एज सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट के तौर पे, क्योंकि म्यूनिसिपल वेस्ट आपका हाउस होल्ड प्लस इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके बना है, ठीक है ना। तो जो भी आउटपुट आ रहा है एज अ वेस्ट, उसको आप बाइफिकेट करोगे फर्दर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनवायरनमेंट के अंदर वो पेरिश हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट नॉन डिग्रेडेबल इज जो कभी कभी भी एनवायरनमेंट के अंदर डिजॉल्व या रिमूव नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक जनरल में बात करूँ तो भाई वो नहीं डिजॉल्व होता, वो सालों सालों साल वैसा का वैसा रह सकता है, ठीक है। बट बायोडिग्रेडेबल ऐसे मान लो जैसे कोई, जैसे हाईवे पे हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कई बार जो एनिमल्स हैं वो दे गेट मोव डाउन बाय द व्हीकल्स, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी डिके होती है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उनको पूरा पेरिश करते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल के अंदर जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको कैसे ट्रीट करा गया है, उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। दिस इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल के अंदर आपका इंसाइनरेशन, पायरोलिसिस और लैंडफिल, ठीक है। लैंडफिल तो हमें पता ही है, वो बड़ा सा टीला बना देंगे एक आउटर डंप में शहर के बाद, जिसके अंदर आपके सारे नॉन डिग्रेडेबल जितने भी होंगे, जैसे प्लास्टिक की चेयर हो गई, ठीक है, या प्लास्टिक का आपका बैग हो गया, तो अगर ये कचरे के तौर पे आपने फेंका है घर से बाहर, तो वो लैंडफिल के अंदर जाएगा अंडर नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। इन केस अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जो प्लास्टिक को यूज़ करके उससे एनर्जी वगैरह निकाल सकती है, देन इट्स अ डिफरेंट केस। बट बेसिक आउटलाइन ये है कि भाई जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं वो इन तीन चीज़ों के थ्रू आपके प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। लैंडफिल हो गया, पैरालिसिस हो गया एंड इंसाइनरेशन, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल के अंदर आपका कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग है। नाउ व्हाट इज़ कंपोस्टिंग, ठीक है। कंपोस्टिंग है आपका फंगई बैक्टीरिया कॉमा इट डिकम्पोजेज द डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द हमस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कंपोस्ट मतलब बनाते हैं ना, खाद बनाना जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपका कंपोस्टिंग है, ठीक है। और जो कंपोस्ट बन के तैयार होता है वो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड नेचुरल फर्टिलाइजर, बिकॉज उसके अंदर कार्बन एंड नाइट्रोजन का अच्छा खासा क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो कंपोस्टिंग आपका बायोडिग्रेडेबल के अंदर ये सिग्निफाई करता है, ठीक है। नाउ वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है कि भाई जब आप कंपोस्टिंग के अंदर तो आप फंगी और बैक्टीरिया को अपना काम करने दे रहे हो, ठीक है। बट अगर आप उस कंपोस्टिंग वाले प्रोसेस में ये फंगी और बैक्टीरिया के अलावा सिर्फ अर्थवॉर्म्स को छोड़ते हो, ठीक है, तो वो आपका वर्मी कंपोस्टिंग का पार्ट बन जाता है, ठीक है। वर्मी कल्चर जिसे कहते हैं, इसके अंदर आपके अर्थवॉर्म्स को छोड़ा जाता है सो दैट दे कंपोज देयर दैट होल ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ऐसे ये जो इंसाइनरेशन पैरालिसिस बोला मैंने, उसको क्या सिग्निफिकेंस उसका वो देख लो, ठीक है। तो इंसाइनरेशन होता है बर्निंग वेस्ट इन द लार्ज फर्नेसेस एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज इंसाइनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली बड़ी सी भट्टी के अंदर जो भी नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स हैं उसको डाल के बहुत ही ज़्यादा आग पे उसको जला दिया जाता है, ठीक है। बट इसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं वो गैस जो एग्जिट के टाइम निकलती है किसी चीज़ को जलाने के बाद, वो इवेंचुअली इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर ही रिलीज़ हो रही है अनटिल अनलेस इस हिसाब से मॉडर्न फ्रेमवर्क बनाया हो कि जो एग्जिट में गैस निकल रही है उसको आप कंज्यूम कर लो सो दैट इट डज नॉट गेट डिजॉल्व इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपका इंसाइनरेशन है। इंसाइनरेशन के अलावा पैरालिसिस था। पैरालिसिस क्या है? बर्निंग ऑफ वेस्ट इन एब्सेंस और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर तो ऑक्सीजन है, ठीक है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप किसी प्रोडक्ट को जला रहे हो तो दैट इज़ नोन एज पैरालिसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये तो आपके वो सॉलिड वेस्ट के अंदर जो बाइफिकेशंस था और कैसे कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं वो था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी हम जो टाइप्स ऑफ वेस्ट थे उसके अंदर सॉलिड वेस्ट था उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी में हमने कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और इंसाइनरेशन, पैरालिसिस ये डिस्कस करा है। नाउ सर्टेन रूल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था ये, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जुरिस्डिक्शन ऑफ सॉलिड वेस्टर मैनेजमेंट एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज ऑल्सो। पहले ये सिर्फ अर्बन तक था, बट अब क्या है, रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो ओवरव्यू कर रहा है पूरे उस एरिया को, उस विलेजेस के अंदर, उस रूरल एरियाज़ के अंदर तक उसकी पूरी
वो रहेगी, ठीक है, जुरिसडिक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस इज ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स का मतलब ये है कि भाई वो आमतौर पे अगर आप सॉलिड वेस्ट निकाल के दे रहे हो तो आप उसको मिक्स कर देते हो पूरा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एम्फेसिस इज ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स। सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स मतलब कि भाई किस सोर्स से वो आइटम बना है, तो आप उसके बेसिस पे अगर उसको बाइफिकेट करोगे कि भाई लेट्स से आपने कचरे में मॉनिटर फेंक दिया एक, ठीक है। अब वो मॉनिटर के अंदर आपकी प्लास्टिक चिप भी है, ठीक है, और कांच का ग्लास भी है फॉर स्क्रीन। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मटेरियल बने हुए हैं जिसकी वजह से एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनता है। तो जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये चीज़ें आपको सोर्स के बेसिस पे पूरा अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर मतलब अंडर दिस रूल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ओनली। तीसरा पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी इज टू री यूज कॉमा रिसाइकिल एंड रिकवरी, 3R जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, enable local bodies to collect user fees and levy spot fines, ठीक है। तो बेसिकली क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोकल बॉडीज हैं उनको इतना इनेबल और पावर देना पड़ेगा सो दैट दे कैन लेवाई चार्जेस, कि भाई ठीक है अगर आप कचरा सेपरेट करके नहीं रख रहे हो तो आपके ऊपर 30 रुपये का फ़ाइन है, ऐसे करके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देयर मस्ट बी अ सेपरेट रीजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ डायपर्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। ऑब्वियसली डायपर्स और नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स का जो डिस्पोजल है वो अलग से होना चाहिए बिकॉज उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, तो वो इट्स बेटर टू कीप देम असाइड, और अलग से एक वो बनना चाहिए फॉर देयर डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अंडर द रूल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इंश्योर द पॉलिसी ऑन द वेस्ट टू एनर्जी इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट द सिटी कंपोज मार्केटिंग, ठीक है। अभी हमने देखा होगा कि जैसे अगर आप टायर 1 सिटी में रह रहे हो तो जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो पूरा आपका जो सोशल मैसेज है वो बताती है कि भाई हमें कचरा अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, वी शुड कीप द वेस्ट इन अ प्रॉपर मैनर, ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग ओनली, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें नेक्स्ट लिखो, इंश्योर द पॉलिसी ऑन वेस्ट टू एनर्जी इज इम्प्लीमेंटेड। वेस्ट टू एनर्जी का क्या मतलब है कि जो वेस्ट को यूज़ करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करके उसका आपको धीरे धीरे जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो इंश्योर पॉलिसी ऑन वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ रैक पिकर्स एंड स्क्रैप डीलर्स विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो जो लोकल बॉडी या बिल्कुल रूट लेवल पे जो आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे आपके जो रैक पिकर्स और स्क्रैप डीलर्स हैं दे शुड बी इंटरलिंक्ड विद SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो दैट पूरा कनेक्शन बने एंड देन दे कैन इवेंचुअली यूटिलाइज दिस होल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। और इसमें एक पॉलिसी ये भी था कि जो SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मस्ट ईयर मार्क एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल एरिया और मिनिमम ऑफ 5 प्लॉट्स फॉर द रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया कि भाई SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर 5% आपका जो टोटल 5 SEZ है उसके एरिया या फिर आपके मिनिमम 5 प्लॉट्स आपको अलग से रखने पड़ेंगे फॉर द रिसाइकलिंग एंड रिकवरी फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका सॉलिड वेस्ट था। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ योर बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आपके 6 कलर बिन्स आर यूज इन द बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। 6 अलग अलग टाइप के कलर्स हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट या कलर कोडिंग के हिसाब से बनाए गए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका यूसेज ही बेस्ट है, ठीक है। तो 6 कलर्ड बिन्स आर यूज इन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो स्टेप्स फॉलो होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, दैट इज़ योर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप्स फॉलोज होते हैं, ठीक है। कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है। कलेक्ट करो, फिर अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग कैटेगरीज में करो, उस वेस्ट को ट्रीट करो प्रॉपर्ली और फिर डिस्पोज ऑफ कर दो कि भाई फाइनली इट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेस्ट मैनेजमेंट, कि भाई आपने उसको जला दिया, गाड़ दिया, रिसाइकिल कर दिया, रीयूज़ कर लिया, वो फाइनल आपका डिस्पोजल में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली
इसमें लिखो कलेक्शन लेवल पे, एट कलेक्शन लेवल बायोमेडिकल वेस्ट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है कलेक्शन वाला, उस स्टेप में आप, उस स्टेप के अंदर आपका जो प्राइमरी काम है वो ये है कि आप वेस्ट को चूज़ करोगे या बाइफिकेट करोगे एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। सो अंडर इन्फेक्शियस कैटेगरीज ऑल इन्फेक्शियस वेस्ट नीड्स टू बी डिसइंफेक्टेड यूजिंग ऑटोक्लेविंग या फिर यूवी रेडिएशन, ठीक है ना। तो जो भी इन्फेक्शियस प्रोडक्ट होता है जो आप कलेक्ट करने के टाइम पे हमें पता लगता है कि भाई हाँ ये इन्फेक्शियस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कोई बायोलॉजिकल लैब से रिसर्च हो रही है तो वहाँ से अगर कोई केमिकल निकल के आ रहा है एज अ वेस्ट, तो अगर आपको पता नहीं होगा ना कि भाई ये तो इन्फेक्शियस तो हो सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स उसके टच में आके बीमारी हो सकती है, ठीक है। सो टू एड्रेस दिस थिंग, अगर कोई भी वेस्ट है अगर वो कलेक्ट किया जा रहा है तो उसका सबसे पहला बाइफिकेशन ये करा जाता है कि भाई जो वेस्ट है वो आपका इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस। अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्शियस है तो उसका यूवी लाइट के अंदर पहले उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही फिर कलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है ना। नाउ कलेक्शन के बाद जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन में आपके बेसिकली 4 टाइप के कलर कोडिंग्स यूज़ करे गए हैं ताकि आपको जो वेस्ट है ना वो बाइफिकेट करा जा सके, ठीक है। तो येलो के अंदर, येलो बिन के अंदर ह्यूमन, एनिमल, बेबी फ्लूइड्स, सॉलिड वेस्ट, केमिकल वेस्ट और क्लिनिकल वेस्ट को रखा जाता है, ठीक है। बेसिक है कलर कोडिंग, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। रेड बिन है आपका कंटेमिनेटेड वेस्ट, ग्लव्स, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। ब्लू बिन है आपका ब्रोकन ग्लासवेयर, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, जैसे होता है ना कि घुटने का या हिप्स का अलग अलग मेटालिक पूरा वो होता है बॉडी पार्ट्स इम्प्लांट्स, ठीक है। तो वो आपका अगर एज अ वेस्ट आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ब्लू बिन के अंदर जाएगा। और जो चौथा है वाइट कंटेनर, उसके अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आप उसको, जो भी जैसे आपका सिरिंज हो गया, ब्लेड्स, नीडल्स, कैल्पर होता है ना छोटा सा डॉक्टर के हाथ में जिससे कि वो कट लगाता है सर्जरी के टाइम, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो जब आप सेग्रीगेशन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी वाइट कलर के बिन में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर भी तो इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2019 आया था, ठीक है। इसका क्या सीन है, तो अभी इससे ऊपर हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ा था, ठीक है, ये वाला, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल था पूरा। अब ऐसे ही जब हमने बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा है तो उसका भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2019 है, ठीक है। वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ वेस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर्ड बिन्स, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। चौथा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पिल्फराज, ठीक है। पिल्फराज क्या होता है, एक्ट ऑफ स्टीलिंग आइटम्स ऑफ लो वैल्यू, ठीक है। छोटा छोटा करके चोरी चकारी करते हैं, बट अगर चोरी चकारी करके कोई उसको कंज्यूम कर रहा है या उसको टच में आ रहा है तो भाई उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये हमने कोविड के टाइम पे देखा है, ठीक है। छोटा सा वायरस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बिठा के रख दिया था, ठीक है। तो वो किसी भी रीज़न से होता है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पिल्फराज, PILFERAG, व्हाट इज पिल्फराज, इट्स एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग आइटम्स ऑफ लो वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर आप किसी वेस्ट को लेके जा रहे हो बायोमेडिकल वेस्ट पे एंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई चोरी हो गई या वो स्पिल हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ बार कोडिंग फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायो वेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस, सो दैट अगर जहाँ जो सोर्स है, जैसे हॉस्पिटल से वो बायोमेडिकल वेस्ट निकला तो वो बार कोड लगा के रखेंगे उस वेस्ट की उसके ऊपर, ठीक है। और बार कोड से वो प्रॉपर लिख देंगे कि भाई इसमें इतना केजी ये है, ये चीज़ें मटेरियल्स हैं। और जब वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहाँ पे भी वो बार कोड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सेम अमाउंट और सेम क्वांटिटी में मटेरियल मिला है या नहीं मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये सब अभी हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2019 में लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्पोजल, technology of disposal and separate R&D with sufficient funds needs to be established, ठीक है। next is mandating the rule like phasing out the use of chlorinating plastic bags, ठीक है। क्लोरीनेटेड मतलब जो कलर वाले प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, ठीक है, वो आपके क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनको फेज आउट करना ज़रूरी है। बिकॉज प्लास्टिक हमें पता है कि अर्थ के और इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट या हेल्थ के लिए वो डिकम्पोज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो हमारी साइकिल या हमारे हैबिटेट को पॉल्यूट करता है, ठीक है।
स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन फ्रॉम इंसाइनरेटर, इंसाइनरेशन हमने पढ़ा था उसके अंदर अभी, जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, है ना। तो हाई अमाउंट ऑफ हीट से आप उसको बर्न कर लोगे, बट जो उसका बाय प्रोडक्ट है, जो फ्लेम्स निकल रही हैं, जो गैसेस निकलेंगी, वो आपको मेक श्योर करना है कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स का आपका एमिशन कंट्रोल होना चाहिए, ताकि प्रॉपरली जो भी गैस एमिट हो रही है उसको आप कंटेन कर सको और वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में घुलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नो, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ई बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तीसरा टाइप है आपका ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको ये होता है जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ठीक है। इसका भी एक है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। तो ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल का क्या फंडा है, लिख लो। इट एक्सटेंडेड द प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ नोन एज EPR, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR वॉज एम्फेसाइज, इन विच मैन्युफैक्चरर हैज़ टू कलेक्ट बैक द यूज्ड और द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसाइकिल द सेम, ठीक है। तो वही लिखा है, मैन्युफैक्चरर हैज़ टू कलेक्ट एंड रिसाइकिल द आइटम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल डिपॉजिट रिफंड स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। E-waste retailer, collector of retailer or collector of e-waste can be put in place so that people can come and submit their electronics waste at that retail shop and they can get a financial reward, ठीक है ना। So EPR, that stands for your extended producer responsibility, has become the crux in handling of waste, full stop. It is a target based approach, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग EPR थ्रू एक्सचेंज ऑफर्स, कि भाई आप पुराना जो भी, जैसे पहले आते नहीं थे वो ट्यूब वाले टीवी, ठीक है, LED से पहले ट्यूब टीवी, तो कई बार ऐसे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है जैसे LG है, LG खुद बोलेगा कि भाई अपने वो आप ट्यूब वाले टीवी दे जाओ और हमसे आप नया LCD ले जाओ, ठीक है। तो वो एक्सचेंज ऑफर देने से ही आपका पुराने आइटम्स जो हैं वो रिसाइकिल या आपके जो भी ई वेस्ट मैनेजमेंट है जो कंपनी यूज़ करना चाह रही है, जो इम्प्लीमेंट करा हुआ है, वो अचीव कर सकती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग EPR थ्रू एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऑल इंडिया EPR ऑथराइजेशन प्रोसीजर आर फ्रेम्ड बाय CPCB। तो CPCB क्या आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल का है तो स्टेट का भी होता है SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल का है तो CPCB, ठीक है। ऑल इंडिया EPR ऑथराइजेशन प्रोसीजर आर फ्रेम्ड बाय CPCB, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बल्क कंज्यूमर फॉर रिसाइकलिंग आर बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट लिखो, CFL एंड अदर मर्क्यूरी कंटेनिंग लैम्प्स आर ब्रॉट अंडर दिस रूल फॉर, मतलब एज अ ई वेस्ट मटेरियल। तो जो भी आपके CFLs हैं, बल्ब होते हैं ना, तो देसी भाषा में बल्ब बोलूँ, ठीक है। तो बल्ब एंड मर्क्यूरी कंटेनिंग जो भी आपके लैम्प्स हैं, ठीक है, उनको इस रूल में लाया गया कि भाई आप ये वाले आइटम्स दे जाओ, ठीक है, और आप इसके बदले एक्सचेंज करा सकते हो या फिर बदले में कोई मॉनिटरी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंजेंट, नेक्स्ट लिखो, स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल कंप्लाइंस कॉमा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस वर रिलीज्ड फॉर परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फिर नया टॉपिक आ गया आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। EPR वॉज एक्सटेंडेड, EPR हमने ऊपर वाले लेक्चर में भी पढ़ा, ई वेस्ट वाले में, मतलब ऊपर वाले टॉपिक में, EPR इज योर एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एक्सटेंडेड टू प्लास्टिक वेस्ट ऑल्सो, कि भाई जो कंपनी प्लास्टिक की चीज़ें बना रही है उसी पे अब आप EPR लगा सकते हो, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज, ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग वॉज इनहांस फ्रॉम 40 to 50, ठीक है। अब ये रूल कर दिया है कि पहले 40 माइक्रोन मिनिमम लेवल होता था प्लास्टिक की कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल थैली होती है प्लास्टिक की थैली, तो पहले वो 40 माइक्रोन की बनती थी, बट अब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनते हैं या छोटे छोटे आपके प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, तो फिर उसको मतलब उसको आप कलेक्ट करके, या अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती भी है जहाँ पे आप प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहे हो या उसको हटा सकते हो, तो उस केस में 40 माइक्रोन बहुत छोटा हो जाता है। तो ये रूल आएगा कि भाई अब आपको मिनिमम जो
थिकनेस है प्लास्टिक की वो 50 माइक्रोन तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। बाय 31st, तो टारगेट क्या रखा था, बाय 31st दिसंबर 2022 मिनिमम थिकनेस शुड बी 120 माइक्रोन, ठीक है। तो पहले 40 था, 40 से 50 हुआ, 50 के बाद 2022 तक का जो टारगेट था वो ये था कि भाई 120 माइक्रोन होना चाहिए, ठीक है। स्कोप ऑफ रीयूज एंड रिसाइकिल इनहेंस्ड अंडर दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फीस through pre-registration of shopkeepers and vendors selling the plastic carry bag should be done, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ऐसे वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मतलब होता है ना रैपिंग और पैकेजिंग पर्पज़ के लिए, तो उनसे और ज़्यादा फीस वगैरह लेनी चाहिए, ठीक है। कि भाई ठीक है आप प्लास्टिक की चीज़ें बेचो, प्लास्टिक के बैग के थ्रू आप अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को बोलो कि भाई आप सामान लेके जा सकते हो, बट इन दैट केस यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में चीज़ें चलती हैं, यूज़ होती हैं वो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लगातार यूज़ करोगे तो उसका कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट या उसका वेस्ट तो निकलता ही है, ठीक है। जैसे प्राइम एग्जांपल है, पानी आपका यूज़ होता है सो दैट द रिएक्टर्स कैन बी केप्ट इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। तो अगर रिएक्टर अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में है तो पानी कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, तो वो वाटर कभी ना कभी रेडिएटेड फॉर्म में भी निकलता है, ठीक है, एज एन एक्सिड। अब इसमें बहुत ही बवाल हुआ था जब जापान का फुकुशिमा या फुकुशिमा ऐसे एक पावर प्लांट था, उसने क्या करा कि भाई हम तो सीधा जो भी हमारा वाटर है, ठीक है, ट्रीटेड वाटर जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर का बाय प्रोडक्ट है वो हम सीधा पानी समुद्र में डाल देंगे, ठीक है। जापान का केस था, जाके पढ़ना। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब माथा बच्ची हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई आप ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट का जो पानी निकल रहा है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली ओशन के अंदर डाल के आप एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत बवाल चला था, गूगल करना मिल जाएगा, ठीक है। सो कमिंग बैक, न्यूक्लियर वेस्ट इंक्लूड्स जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कॉमा रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। It includes gas, liquid or solid form of waste of nuclear reactors, fuel processing plants, hospitals and research facilities, ठीक है। Classification of radioactive material, exempt waste, low and intermediate level waste and high level waste, ठीक है। तो यहाँ तक कि इसका मेरे को जहाँ तक लगा इतना काफ़ी, बिकॉज इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड, बट अगर आप चाहो इंटरेस्टेड हो तो एक बार उसको और डीप में पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है आपका, डिवाइड करा गया है 4 कैटेगरीज में, पब्लिक फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है। पब्लिक वो है जहाँ पे आप घूमने फिरने जा सकते हो, जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह हो गया, ठीक है। प्राइवेट ये है कि कोई मल्टी मिलियनियर बंदे ने कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि आइलैंड ही खरीद लिया, तो आइलैंड के ऊपर जो फॉरेस्ट हुआ ना वो प्राइवेट फॉरेस्ट हुआ कि भाई ये जंगल इस XYZ या सो ऑन पर्सन का पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब भले उसके अंदर वो जानवरों को मारे, कूटे, सारे पेड़ जला दे, वो उसका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। तो फॉरेस्ट का बाइफिकेशन 4 कैटेगरी में ऐसे है, पब्लिक, प्राइवेट, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या है, लोकल्स कैन यूज़ फॉर देयर डेली नीड्स इंक्लूडिंग द ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग भी करा सकते हो, और वहाँ पे जो भी आसपास के होते हैं ना ट्राइबल पीपल हो गए वो जा सकते हैं, और जो उनकी लाइवलीहुड की डिपेंडेंसीज हैं फॉरेस्ट के ऊपर वो एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। इसमें बस कैच ये है कि कोई भी कमर्शियल ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ठीक है अब हम जैसे होता है ना सैंडलवुड के पेड़ हैं, अब सैंडलवुड का ही बिजनेस करेंगे, सारे सैंडलवुड के पेड़ काट के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो 4 टाइप के आपके टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गए। अब सिंस फॉरेस्ट इज़ अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, देयर वॉज अ टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कि भाई किसी भी रीजन में अगर कोई फॉरेस्ट है तो वो कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है। फॉरेस्ट कंट्रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस लैंड के ऊपर फॉरेस्ट है, अगर उस लैंड के नीचे कोई क्रूशियल एलिमेंट मिला, जैसे सोने की खदान मिल गई या यूरेनियम का सोर्स मिल गया, तो उस बेसिस पे अगर देखो सेंटर चाहेगी कि कंट्रोल उसके पास रहे, ठीक है। क्यों चाहेगी कि भाई सो दैट अगर वो माइनिंग राइट्स देती है तो सेंटर के पास सीधा सीधा पैसा आएगा, जो भी माइनर उसको फॉरेस्ट को हटा के उसको एक्सट्रैक्ट करेगा मिनरल को। सेम प्रिंसिपल पे स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकती है कि भाई क्योंकि फॉरेस्ट आपका स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो भाई
हमारी पहले सुनिए, जिस स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट है, जैसे लेट्स मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट की ज़मीन के नीचे पता लगा कि भाई इसमें तो कोल का भंडार है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यही बोलेगी कि भाई कोल का भंडार तो हमारे स्टेट के फॉरेस्ट में निकला है, तो हमारा राइट है। तो स्टेट गवर्नमेंट फिर अपना वो ऑक्शन कर सकती है माइनर्स का, और स्टेट गवर्नमेंट की जेब में सारा पैसा आएगा जो भी माइनर्स उसको फीस देंगे, ठीक है। सो मोटा मोटी बात यही है कि पैसे के पीछे दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टसल चलता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में भी हो सकता है कि भाई कोई ट्राइबल वाला फंडा हो, बट आइडियली अगर कोई ऐसा फॉरेस्ट है जो कि जिसकी जड़ों के नीचे आप कह लो ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है या बहुत ही ज़्यादा रिच कंटेंट वाला मिनरल है, तो उस पर टसल चलता ही चलता है, ठीक है। तो सिंस फॉरेस्ट इज अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, देयर वाज अ टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू, ठीक है, टू मिनिमाइज दिस टसल कैंपा वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, कैंपा, ठीक है। कैंपा का क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू स्टैब्लिश इट इन 2004। इसका प्राइम एग्जांपल ऐसे देख लो, ठीक है क्या कैंपा कि भाई फॉरेस्ट है, पेड़ पत्ते हैं, जिस फॉरेस्ट की लैंड के अंदर ये फॉरेस्ट है पूरा, उसकी ज़मीन के नीचे गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व, ठीक है। अब अगर गोल्ड रिजर्व है तो भाई ऑक्शन जो भी करेगा कैंप अथॉरिटी के बेसिस पे ही आपका सारा जो पेमेंट्स वगैरह होगा वो थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ गोल्ड रिजर्व आ गया, माइनर्स नीड्स टू पे द मनी टू गवर्नमेंट फॉर द माइनिंग, ठीक है। अब जो ये माइनर्स पे कर रहे हैं ना, टोटल अमाउंट जो होगा कि हाँ भाई ऑक्शन जितने का हो गया, ऑक्शन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है, उस टोटल ऑक्शन में जितना अमाउंट फाइनल हुआ उसका 10% जाता है आपका सेंट्रल के पास, ठीक है। जैसे 1000 करोड़ में कोई माइनिंग के राइट्स किसी को मिले तो 1000 करोड़ का 10% 100 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 90% जो अमाउंट है वो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट उस 90% पैसे का क्या करेगी? देखो 10% यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए क्योंकि जो भी सर्वेज होती है ना, सर्वेज हो गया फॉरेस्ट के अंदर की भाई अच्छा इसमें आप चेक करो, या जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ये पता करते हैं कि भाई हाँ इस एरिया इस रीजन के अंदर गोल्ड हो सकता है या यूरेनियम हो सकता है, नहीं हो सकता, उस सबका सर्वे का कॉस्ट सेंट्रल लेता है। बट अगर सर्वे में ही पता लग गया कि हाँ भाई चलो गोल्ड का बहुत बड़ा भंडार है, तो फिर ऑब्वियसली जिस स्टेट के अंदर वो फाइंडिंग मिली है उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है माइनर्स को मिलता है टू माइन द डेटा, माइन द जो भी एलिमेंट है उसका 10% जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 90% जाता है स्टेट के पास। उस 90% अमाउंट में से जो अमाउंट आया है पूरा, ठीक है, उस पूरे 90% ऑफ टोटल अमाउंट का फिर से 90% स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ में अपना 90% कंट्रीब्यूट करे, और 10% का जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को 10% वो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में एक्सपेंड करेंगे, मतलब खर्चा उसमें होना चाहिए। तो मोटा मोटी बात ये है कि जो 90% पैसा आया स्टेट के पास, उसमें से आउट ऑफ टोटल 90% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय स्टेट कैंपा, और फिर वो स्टेट कैंपा बाइफिकेट करेगा 90% जो फंड मिला है उसको इन एफॉरेस्टेशन प्रोसेसेस, क्योंकि भाई आप एक जगह फॉरेस्ट को उजाड़ के ही तो माइनिंग करोगे, तो अगर फॉरेस्ट को उजाड़ के माइनिंग करी तो जितने पेड़ पत्ते पौधे उड़े हैं या हटाए गए हैं उतने ही आपको लगाने भी पड़ेंगे किसी न किसी और रीजन में, सो दैट कार्बन बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो उस केस में 90% जो फंड है वो आपका एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ में यूज़ होना चाहिए, जो 10% है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी केटरिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा कैंपा का बाइफिकेशन है, ठीक है। कैंपा की देखिए एक और भी आपका शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसका क्या काम है? इट गिव्स द राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाज ब्रॉट अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स। बेसिकली जो राइट्स है ना, जो ड्वेलर्स होते हैं या जो ट्राइबल्स हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए है आपका STOFD, ठीक है, और इसको लाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, ठीक है। ये है आपका, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा MOT है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपका टाइटल, यूज़, डेवलपमेंट,
और फॉरेस्ट मैनेजमेंट सब आपका फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये जो आपका है STOFD, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। अब STOFD का क्या है कि इट इंकरेजेस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अमंग द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट डेवलपर्स, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स और जो ट्राइबल्स हैं उनका जो लोकल गवर्नमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उन उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हांसमेंट करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। सो दैट लोकल गवर्नमेंट कैन बी इन्वॉल्व एज मच एज दे कैन, ठीक है। दिस STOFD acts help in conserving the traditional knowledge and intellectual property right, ठीक है। STOFD Act 2007 enacted for the recognizing and vesting the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट प्रोवाइड करता है टू ऑल द पीपल हु आर जेन्युइनली द ड्वेलर्स एंड द ट्राइबल्स जो उस फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर PVTG. PVTG stands for your particularly vulnerable tribal groups, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है PVTG का, दिस वाज गिवन बाय धेबार कमेटी ने कंसेप्ट दिया था 1973 में। इन टोटल आज के टाइम पे 75 ट्राइब्स हैं जो कि PVTG में आइडेंटिफाई करी गई हैं, और इन 75 में से मैक्सिमम जो है वो उड़ीसा में हैं पाई जाती, ठीक है। PVTG आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। देखो SC ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स तो होगा, अब इस ST के अंदर भी सेगमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ST के अंदर बन जाते हैं सेगमेंट्स। तो जो ट्राइबल्स हैं उस ट्राइबल्स में भी कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे STs भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी मतलब एक्सपोज नहीं है विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क्स, बेनिफिट्स टूवर्ड्स देम, ठीक है। तो एक पूरे सर्किल में कहूँ तो ये पॉजिटिव हो गए और ये जो बचे ये नेगेटिव हुए ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस बाइफर्केशन को एड्रेस करने के लिए, जिसमें कि जो जैसे ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ऐसे सर्टेन सेक्शंस होंगे जो कि सारा का सारा बेनिफिट चूज देते हैं, ठीक है, और जो पुअर ऑफ द पुअर ट्राइबल्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो इस सेगमेंट और इस बाइफर्केशंस को एड्रेस करने के लिए आपका PVTG बनाया गया है, ठीक है। I'll rub this. ठीक है ना। अब इसमें क्या है, PVTG are more vulnerable among the tribal groups. Due to this factor, more developed and assertive tribal groups takes a major chunk of the tribal development fund, because of which PVTGs need more fund directed for their specific development, ठीक है ना। तो भाई एग्जैक्टली उन PVTG ग्रुप्स के लिए जो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी बिल्कुल पिछड़े हो जाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड है आपका PVTG उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नाउ NISTAR क्या है आपका, NISTAR राइट्स, ठीक है। बेसिकली जो राइट्स प्रोवाइड करते हैं आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। निस्तर इज़ गिवन टू द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। एक तरीके का जो ज़मीन के हिसाब से पट्टा मिलता है ना वो है, तो पट्टा दिया जाता है एंड ट्राइबल पीपल्स दे ओन द लैंड इन द फॉरेस्ट बट दे कांट सेल इट, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की साइड से उनको एक एरिया दे दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है ये एरिया आपका है, बट उस पर आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बेच के किसी और को दे दोगे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन एंड असाइन देम द निस्तार, सोशल ऑडिट इज डन, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड ही है। NGT हो गया आपका, NISTR हो गया, PVTG, ठीक है, FRA, STOFD, ठीक है ना। तो लास्ट इज योर NGT स्टैंड्स फॉर योर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश 2010 में हुआ था। इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक केसेस अफेक्टिंग एयर, वाटर, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, वेस्ट, ठीक है। ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसा कोई एक्टिविटी जो कि एयर, वाटर, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, वेस्ट जनरेट करा है जिसकी वजह से लार्ज लेवल पे आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है,
उस कंसर्न्स को या उस इशू को देखने के लिए आपके पास एनजीटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनजीटी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एनजीटी का पार्ट नहीं है, बाकी जितने भी टाइप के पोल्यूशन और वेस्ट हैं वो आपके एनजीटी का पार्ट है, ठीक है। एनजीटी हैज़ अ पैनल ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, पीपल फ्रॉम लॉ एंड एनवायरनमेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और पीपल हु हैव द एक्सपर्टीज ऑफ लॉ एंड एनवायरमेंटलिस्ट, ये कंबाइन होकर आपकी बेंचेस बनती हैं, ठीक है, एनजीटी की बेंच, ठीक है, जहाँ पे ये लोग सुपरवाइज करते हैं। ऑल्सो एनजीटी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी है, पार्लियामेंट से पास होके बनाई है, ठीक है। तो एनजीटी की 4 बेंचेस हैं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। साउथ चेन्नई में, वेस्ट में पुणे, ईस्ट में कोलकाता एंड सेंट्रल इज भोपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनजीटी का जो डिसीजन होता है ना, दैट इज़ लीगली बाइंडिंग सिंस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा जीएसटी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ख़त्म है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो लेक्चर है वील डिसाइड बाय द ईओडी, ठीक है। हाई चांसेस इज दैट विल स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल पोल रिजल्ट्स एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड विच सब्जेक्ट विल पिक फर्स्ट, ठीक है। नॉट पिक फर्स्ट बट विल सब्जेक्ट विल पिक आफ्टर दिस सब्जेक्ट, राइट। So this is all for today. Thank you for watching, and this is like the end of GS3 environment and ecology, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। So this is all for today. Thank you for watching. Keep studying, keep working hard. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.